चलिए सीधे चलते हैं हस्तिनापुर के दरबार में। एक ऐसा पल जहां लिया गया एक फैसला, या यूं कहें कि एक फैसला ना लेने की वजह से एक भयानक युद्ध की नींव रखी जाती है। तो इस कहानी की शुरुआत होती है दूत अक्रूर की एक बहुत ही बेबस सी गुहार से। वो मथुरा से आए हैं और अपने साथ एक ऐसी खबर लाए हैं जो किसी के भी होश उड़ा दे। देखिए, ये कोई आम लड़ाई नहीं है। ये तो सीधे सीधे बदले की आग में जलाया जा रहा एक अभियान है। मकसद साफ है, मथुरा को दुनिया के नक्शे से हमेशा के लिए मिटा देना। अब ऐसे मुश्किल वक्त में मथुरा की आखिरी उम्मीद कौन है? उनका सबसे ताकतवर पड़ोसी और दोस्त हस्तिनापुर। तो बस इसी उम्मीद को लेकर दूत अक्रूर पहुंचते हैं राजा धृतराष्ट्र के दरबार में, एक औपचारिक मदद की गुहार लेकर, ये सोचकर कि शायद पुरानी दोस्ती काम आ जाए। और वो अपना अनुरोध किसी भीख या दान की तरह नहीं रखते। नहीं, वो इसे कर्तव्य और एक बहुत ही स्मार्ट पॉलिटिकल मूव की तरह सामने रखते हैं। अक्रूर की दलील के आप कह सकते हैं दो पहलू थे। पहला तो था धर्म का वास्ता, यानी एक पड़ोसी राज्य को बचाने का नैतिक कर्तव्य, और दूसरा पहलू था एक बहुत ही समझदारी भरी रणनीति। सीधी सी बात है, अगर आज मथुरा को बचा लिया तो कल एक ताकतवर दुश्मन अपनी दहलीज पर खड़ा नहीं होगा। लेकिन इतनी साफ और सीधी बात का जो जवाब मिलता है ना, वो हस्तिनापुर की सियासत के अंदर की गहरी दरारों को सबके सामने लाके रख देता है। तो ऊपर ऊपर से देखने पर तो ये बहस एक आम सियासी दुविधा लगती है कि भाई एक दोस्त की मदद करें या फिर एक खतरनाक जंग में कूदने का जोखिम उठाएं। मगर सवाल ये उठता है कि क्या शकुनी को सच में हस्तिनापुर की इतनी फिक्र थी? असल में दरबार में जो ये बहस चल रही थी वो तो बस एक दिखावा थी, पर्दे के पीछे चल रहे एक कहीं ज्यादा खतरनाक खेल को छिपाने के लिए। तो अकेले में शकुनी बहुत चालाकी से राजा का ध्यान बाहर के दुश्मन से हटाकर घर के अंदर के खतरे पर ले आता है। और वो खतरा क्या था? सिंहासन का भविष्य। और यहीं पर उसकी पूरी चाल साफ हो जाती है। उसका मकसद सीधा है, अपने भतीजे दुर्योधन के लिए सिंहासन का रास्ता साफ करना, भले ही उसके लिए एक पूरे पड़ोसी राज्य की बलि ही क्यों ना देनी पड़े। वो राजा के मन में ये बात डाल देता है कि जब बात अपने खानदान की सत्ता की हो तो फिर न्याय और धर्म जैसी बातें कोई मायने नहीं रखती। अब यहाँ एक सवाल जरूर उठता है, जब ये सब चल रहा था तो दरबार के सबसे ताकतवर और समझदार इंसान पितामह भीष्म कहाँ थे? वो क्यों चुप थे? असल में भीष्म अपनी ही एक प्रतिज्ञा में बंधे हुए थे। सालों पहले लिया गया एक वचन कि वो हमेशा हस्तिनापुर के सिंहासन की सेवा करेंगे, चाहे उस पर कोई भी बैठा हो। और यही वचन, जो कभी राज्य की ताकत था, अब उसके लिए एक पिंजरा बन चुका था। और उनका ये कहना कि मैं सलाह दे सकता हूं, आज्ञा नहीं, ये उनकी बेबसी दिखाता है। ये बताता है कि राज्य का नैतिक कंपास टूट चुका था। सबसे समझदार आवाज को उसकी अपनी ही प्रतिज्ञा ने खामोश कर दिया था। तो बस फैसला हो चुका था, हस्तिनापुर मथुरा की मदद नहीं करेगा। और यह सिर्फ एक राजनैतिक फैसला नहीं था, ये उस बीमारी का लक्षण था जो राज परिवार को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। ये वो पल था जब ये साफ हो गया कि ये एक ऐसा राज परिवार है जो पूरी तरह से बट चुका है। यहां अब कर्तव्य की नहीं बल्कि लालच की चलती है। निजी फायदे के लिए न्याय को ताक पर रख दिया गया है और राजा अपनी ही महत्वाकांक्षा और डर का गुलाम है। कौरवों और पांडवों की ताकत से एक अखंड साम्राज्य बनाने का जो सपना था ना, वो सपना इसी दिन टूट गया। मथुरा को उसके हाल पर छोड़ने का ये फैसला इस बात का पहला साफ इशारा था कि परिवार के बीच की ये लड़ाई अब शांति से खत्म नहीं होने वाली। जब एक घर अंदर से ही इतना टूट चुका हो तो उसके बिखरने के अलावा और क्या उम्मीद की जा सकती है? डिप्लोमेसी की ये एक नाकामी आने वाले भयानक गृह युद्ध की पहली आहट बन जाती है।